उनकी पार्टी और उनकी सरकार से जुड़े हुए 4 बड़ी कद्दावर नेताओं के खिलाफ बहुत ही गंभीर आरोप हैं। सुषमा जी के खिलाफ आरोप ये है, जो देश की विदेश मंत्री हैं, कि उन्होंने एक भगोड़े की मदद की। वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की मुख्यमंत्री, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक भगोड़े की मदद की और देश की एक गलत तस्वीर पेश करने का काम एक विदेशी सरकार के सामने किया, जो राष्ट्रद्रोह से किसी भी मायने में कम नहीं है। स्मृति ईरानी, जिनको अब तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, शपथ पत्र पर झूठ बोलने का आरोप उनके ऊपर है, फर्जी दस्तावेज के आरोप है। और पंकजा मुंडे, जो महाराष्ट्र के अंदर मंत्री हैं, उनके ऊपर 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। और ये चारों बड़ी नेता बीजेपी में बहुत मजबूत नेता मानी जाती है। पंकजा मुंडे तो एक महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री पद की दावेदार तक मानी जाती थी। स्मृति ईरानी हिंदुस्तान की कैबिनेट की चौथे नंबर की सबसे पावरफुल मिनिस्टर मानी जाती हैं। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बाद एचआरडी मिनिस्ट्री को, जिस पद पर कभी मुरली मनोहर जोशी और अर्जुन सिंह जैसे कद्दावर और प्रधानमंत्री पद के दावेदार जैसे नेता बैठा करते थे। सुषमा जी एक जमाने में प्रधानमंत्री पद की दावेदार थी और आज भी उनको कम कर आंका नहीं जा सकता। और वसुंधरा राजे 3/4 से बीजेपी की जीत की बहुत बड़ी नेता रही हैं, विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं, वो दूसरी बार की मुख्यमंत्री हैं। इनके खिलाफ देश के प्रधानमंत्री जी मौन है। आम आदमी पार्टी ये सवाल करना चाहती है कि क्या एक मजबूत निर्णायक नेतृत्व का दावा करने वाले प्रधानमंत्री महोदय, क्या आप मनमोहन सिंह पार्ट 2 हो गए हैं? इसी मनमोहन सिंह पार्ट 2, मौन व्रती। कितना भी बड़ा देश के अंदर भूचाल आ जाए, मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे। आज हालत यह है कि 4 बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीरतम आरोप हैं और हर 2 मिनट पे ट्विटर पर कुछ भी लिखने वाले प्रधानमंत्री जी मौन हैं। देश जानना चाहता है कि आखिर उनकी राय क्या है, क्या वो भ्रष्टाचारियों के साथ सुखी हैं या नहीं। मेरा मानना यह है, पार्टी का मानना यह है कि नरेंद्र मोदी जी एक बेबस, बेसहारा, असहाय प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह का रिमोट अगर सोनिया गांधी के हाथ में था, तो आज नरेंद्र मोदी का रिमोट झंडेवालान और नागपुर में बैठे आरएसएस के अनिर्वाचित नेताओं के हाथों में है। यह देश के लिए खतरनाक बात है, क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री देश से अगर वार्तालाप नहीं स्थापित करेगा तो कौन करेगा? जो हालात यूपीए के समय में 2 में हुए थे, वही हालात आज हैं। इससे देश के अंदर निराशा का माहौल है। दूसरा, मुझे ये उम्मीद थी कि 24 घंटे के अंदर स्मृति ईरानी की गिरफ्तारी हो जाएगी। दिल्ली पुलिस एक ईमानदार, सत्यनिष्ठा पर चलने वाली पुलिस है, लेकिन 24 घंटे के बाद भी स्मृति ईरानी के मसले पर अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मैंने कल सोचा था कि रात को 3 बजे नहीं तो कम से कम सुबह के 4 बजे तो एफआईआर जरूर स्मृति ईरानी के खिलाफ दर्ज होगी और सुबह 10 बजे नहीं, कम से कम 11 बजे तक उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी आज ये ऐलान करती है कि अगर अगले 3 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन करेगी, अपना विरोध दर्ज कराएगी और उसके बाद हम बैठकर आगे की कार्रवाई तय करेंगे। हम सरकार को 72 घंटे का वक्त देते हैं कि वो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। आगे देखते हैं। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में माननीय मोदी जी की चुप्पी बहुत रहस्यमयी है। आपको याद होगा
प्रचंड बहुमत से केंद्र में बनी सरकार के पहले एक और सरकार थी। उस सरकार में एक ईमानदार नाम था मनमोहन सिंह जी का, और देश जानता है कि मनमोहन सिंह जी की चुप्पी ने कांग्रेस का इस देश से सफाया कर दिया, कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दिया। जिस तरह का संदेश जा रहा है इस रहस्यमयी चुप्पी से, हमें यकीन है कि अभी दिल्ली में 3 सीटों पर सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में बहुत सारे राज्य खोएगी, जनाधार खोएगी, जनमत खोएगी, और चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब बेईमानों की पार्टी कही जाएगी, भ्रष्टाचारियों की पार्टी कही जाएगी, खराब नीयत वाले नेताओं की पार्टी कही जाएगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पत्रकार वार्ता में माननीय वित्त मंत्री जी से पूछा गया कि दुष्यंत सिंह और ललित मोदी के बीच जो 11.63 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, इस पे आपकी क्या राय है। बड़ी मासूमियत से वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया कि ये 2 लोगों के बीच का अपना आपसी कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। उनसे पूछा गया सरकार इस पे क्या कर रही है। वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया, कैसी बात कर रहे हैं आप, सालों पहले हुए इस छोटे से ट्रांजैक्शन से सरकार का क्या लेना देना। मैं याद दिलाना चाहूंगा वित्त मंत्री जी को कि इसी साल जनवरी के महीने में उनके इस स्टेटमेंट को हाई कोर्ट ऑलरेडी कॉन्ट्राडिक्ट कर चुका है। हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को आदेश दिए कि ये मामला फिशी है, ये गड़बड़ है, इसमें कुछ जरूर इसकी जांच की जाए। प्रवर्तन निदेशालय ने आश्वस्त किया हाई कोर्ट को कि हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि प्रवर्तन निदेशालय किसके अधीन है, वित्त मंत्रालय के अधीन है। और वित्त मंत्री जी जब खुद कहते हैं कि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है 2 लोगों के बीच का और जिससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तो हम उनसे किस प्रकार की जांच की उम्मीद करें, किस प्रकार के जांच के परिणामों की उम्मीद करें। ये हमसे आपसे ये बात छुपी हुई नहीं है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि वित्त मंत्री जब खुद कह रहे हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है। और अगर इस नियम से हम आगे बढ़े तो इस देश में सारे भ्रष्टाचार के मामले कमर्शियल ट्रांजैक्शन कहे जाएंगे, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे 2G हो, चाहे कोई और घोटाला हो, ये चाहे रॉबर्ट वाड्रा का घोटाला हो। रॉबर्ट वाड्रा के तमाम जमीनों के खरीद फरोख्त के मसले कागज पे ठीक पाए जाएंगे। तो क्या वो सारे भ्रष्टाचार के मामलों को वित्त मंत्री जी आज हरी झंडी दिखाते हैं, अपना एंडोर्समेंट देते हैं, देश के सामने इतने बड़े पद पर आसीन रहने के बाद झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना या अनैतिक आचरण करना किसी संवैधानिक पद पर बने रहकर ये बेईमानी होती है, देश के साथ धोखा होता है, देश के संविधान के साथ धोखा होता है। इस देश को गंगा, यमुना, सरस्वती आज तक पवित्र करती आ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 3 बड़ी नेत्रियां, या अब तो 4 कही जाए, इन्होंने अपने आचरण से भारतीय जनता पार्टी के दोहरे और दोगले चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर किया है। आम आदमी पार्टी सुषमा स्वराज का, वसुंधरा राजे जी का और स्मृति ईरानी जी का इस्तीफा मांगती है। हम ये नहीं कह रहे कि आज दोषी है कि बेगुनाह है और कोर्ट में इनका मामला चलना चाहिए, लेकिन नैतिक आधार पे अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास मोदी जी के अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति बची हुई है, तो इन तीनों नेताओं को या तो इस्तीफा देने को कहा जाए या सैक करने को कहा जाए। और ऐसा न करने की स्थिति में आम आदमी पार्टी चेतावनी देती है कि पूरे देश में इन चारों नेताओं के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के दोहरे और दोगले चाल, चित्र और चेहरे को जनता के सामने उजागर किया जाएगा, एक्सपोज किया जाएगा। थैंक यू। एक बहुमत की बात करते हैं, मेरा ईरानी की बात, फर्जी नीति मामले में आम आदमी पार्टी ने अभी तक बहुमत के खिलाफ किया है। मुख्यमंत्री साहब आपके संजय भी कह चुके हैं, उन्होंने मुझे धोखा दिया, तो पार्टी अभी तक उनके जेल में जा चुके हैं। स्मृति ईरानी पे बात कर लें। मैं तोमर के बारे में जवाब दे देता हूँ। तोमर के मामले में लोकपाल को मामला सौंपा जा चुका है, लोकपाल की रिपोर्ट का इंतजार। अब लोकपाल जी पर के विवेकाधिकार पे छोड़ दीजिए कुछ चीजें।
What fair opinion would he give? He has already resigned, and let's not question the integrity of the person concerned. No, let me. What fair? Just I'm saying let's not question the integrity of the Lokpal. And let me also remind that anybody and everybody who has been appointed as the CVC and the CIC, will you question the integrity of those persons? I'm saying let's wait for the results, let's wait for the report, and then accordingly we'll act on it. नहीं सर, ऐसे तो 21 पे चल रहा है सर। नहीं सर, ऐसे तो 21 लोगों के ऊपर दिल्ली पुलिस FIR कर रही है, केस कर रही है, चार्जशीट फाइल कर रही है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो मसला आपके सामने हमारे सामने आया तोमर जी का, उसमें पार्टी ने एग्जेम्पलरी एक्शन लेते हुए उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। हम चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी जो चाल चेहरे चेहरे की बात करती है, वो भी नैतिकता के आधार पर इन चारों मंत्रियों से इस्तीफा ले, और उसके बाद की कार्रवाई न्यायालय और कोर्ट के हिसाब से चलती रहे। इतनी उम्मीद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की HRD मिनिस्टर जो नंबर 4 की पोजीशन होल्ड करती हैं, जिनके 3-3 दस्तावेज एफिडेविट पब्लिक में हैं, अगर उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा अगर आपको लगता है कि विशेष रवि का है, भावना गौड़ का है, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना उसके बारे में। तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना उस बारे में। इस मसले पे सैकड़ों बार सवाल पूछे जा चुके हैं और सैकड़ों बार हमने सवालों के जवाब दिए हैं। मैं ये सवाल आज मीडिया से करना चाहता हूं कि क्या स्मृति ईरानी का मसला जो ओपन एंड शट केस है, 3-3 एफिडेविट पब्लिक डोमेन में है, क्या ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है जो झूठा एफिडेविट देकर चुनाव लड़ने की हिमाकत रखता है? क्या उसको उस पद पर बने रहना चाहिए? और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के ऊपर जो मोनिका लेविंस्की के मामले में आरोप लगे थे, उसमें उनके ऊपर महाभियोग इस मसले पर लगा था कि उन्होंने परजरी की है, यानी शपथ लेकर झूठ बोला है। क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या रोज आम आदमी पार्टी के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करें झूठे आरोप लगाने वाली बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, क्या उसमें चर्चा होनी चाहिए? हम आज कह रहे हैं, क्या सुषमा स्वराज को अब तक इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या मीडिया को उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या स्मृति ईरानी पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या पंकजा मुंडा पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं एक सवाल आज, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय जो है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो सवाल आप लोग पूछ रहे हैं उन सवालों के जवाब कई बार दिए जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 8 महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के पहले दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार थी। तब क्या ये बीजेपी के नेता सो रहे थे? तब उनको इस वित्तीय कमीशन की जानकारी नहीं थी? आज क्यों नींद से जागे? इसलिए हाँ बोलो। जब आपको लगा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, इसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन आप तो एंड तक सपोर्ट कर रहे थे जबकि उनकी डिग्री पूरी। मुझे लगता है कि आपको जानकारी पूरी नहीं है, माफ करिएगा मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हमने वहां धरना प्रदर्शन नहीं किया था। वो 2 चीजें मैं बार बार पार्टी इस मसले पे कह चुकी। जिस तरीके से एक आम आदमी पार्टी के मंत्री को रात को 3 बजे जिस तरीके से FIR गुपचुप तरीके से, गोपनीय तरीके से, रहस्यमय तरीके से केंद्र सरकार के इशारे पर दर्ज किया गया,
और सुबह जिस तरीके से आतंकवादी की तरीके से हमारे एक मंत्री को जो उन्होंने किया उसके बारे में अदालत फैसला करेगी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। सुबह 10 बजे जिस तरीके से 7 आईपीएस ऑफिसर, 33 गाड़ियां और उनकी गाड़ी को हाईजैक कर लिया गया बिना किसी सम्मन के, बिना किसी नोटिस के, और उस पर अदालत ने साफ तौर पे कहा है कि जब वो आपके साथ जांच में कोऑपरेट कर रहे थे वैसी स्थिति में आप उनको गिरफ्तार करने की जल्दबाजी में क्यों थे। ये मेरा बयान नहीं, ये अदालत का बयान है। अदालत एक मिनट लेट मी फिनिश। तो मैं ये गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि कोई सवाल पूछने के पहले एक बार अपने तथ्यों की भी पड़ताल कर लें। जहां तक उनकी डिग्री का सवाल है, अदालत तय करेगी डिग्री फर्जी या फर्जी नहीं है। हमें इस बात की तकलीफ जरूर है कि जब हम लोगों ने जितनी बार उनसे पूछे उन्होंने उन सवालों के जवाब नहीं दिए जो बाद में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के जरिए वो जवाब या जो तथ्य हमारे सामने आए थे। इसलिए हमने, अरविंद जी ने कहा कि हमको धोखे में रखा गया। फर्जी है नहीं फर्जी है ये तो अदालत तय करेगी, ना आप तय करोगे ना मैं तय करूंगा। देखिए, अब देश के गृह मंत्री जी हैं, अगर उनको लगता है कि उनके मंत्रियों को इस्तीफा नहीं देना चाहिए तो मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं, देश की जनता तय करेगी। जहां तक टाइपोग्राफिकल एरर की बात है, मैं बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं से बहुत करीने से उनकी बातों को सुन रहा हूं। वो टाइपोग्राफिकल एरर कहां है? 2004 में था, जब उन्होंने 1996 में बीए की डिग्री ली थी तब था, या 2011 में जब बीकॉम पार्ट 1 की डिग्री उन्होंने करस्पॉन्डेंस कोर्स में की तब था, या 2014 में टाइपोग्राफिकल एरर था जब करस्पॉन्डेंस से ओपन लर्निंग से उन्होंने किया। इसका खुलासा वो कर नहीं रहे। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि शपथ देकर, एफिडेविट देकर अगर कोई आदमी झूठ बयानी, गलत बयानी करता है और वो व्यक्ति आगे चलकर एचआरडी मिनिस्टर बनता है, जो शपथ लेता है कि मैं संविधान, कानून का पालन करूंगा, पद और गोपनीयता का पालन करूंगा, राग और द्वेष के बिना कोई काम नहीं करूंगा, जब वो आदमी, जब वो व्यक्ति झूठा एफिडेविट देता है तो उसकी क्या गारंटी है कि ऐसा व्यक्ति संवैधानिक पद पर होने के बावजूद देश को गुमराह करने का काम नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत गंभीर मसला। मैंने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग चला था, ये इतना बड़ा मामला है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। कहने दीजिए, देश की जनता समझ रही मैं आपसे कह देता हूं कि इस बात की गारंटी नहीं है कि कल मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कल भाई दिलीप पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी। यही तो मोदी मॉडल है। झूठे, जो भी आदमी आवाज उठाए उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करो, उसको जेल के अंदर बंद करो। लालकृष्ण आडवाणी जी ने, एक मिनट, लालकृष्ण आडवाणी जी जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे और हैं, जिनको इतिहास याद रखेगा अलग अलग कारणों से, उन्होंने यही नहीं कहा कि देश के अंदर लोकतांत्रिक शक्तियां कमजोर हो रही हैं, और इस बात की आशंका से मैं इनकार नहीं करता कि देश के अंदर आपातकाल नहीं लगेगा। आप नोएडा की बात कर रहे हैं, इनके तंत्र बहुत बड़े हैं। कोई बात नहीं, सबको अरेस्ट करें, इसमें कोई बुरा नहीं। वही कर रहे हैं कि किसी के खिलाफ बढ़ सकता है। पूरी सरकार दिल्ली सेक्रेटेरिएट में बैठी हुई है। पिछले 5 महीने से इस सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसी डरी हुई, सहमी हुई, खींची हुई सरकार मैंने अब तक कम से कम अपने जीवन में तो नहीं देखी। इतनी डरी हुई आम आदमी पार्टी से डरने की क्या जरूरत है भाई? जब चाहो गिरफ्तार कर लो, मैं तो अकेले गाड़ी चलाता हूं, आइए किसी दिन गाड़ी से धक्का दीजिए और पता भी नहीं चलेगा। कुछ प्रश्न वसुंधरा राजे पे भी होने चाहिए। कुछ प्रश्न जो है वसुंधरा राजे पे भी होने चाहिए। ये पीसी उनके लिए थी। चल, आप हो चुका
Sushma's corruption and Smriti's case and Sushma's case with the case of Vasundhara and Pankaj. Ideally, अगर टेक्निकली देखा जाए तो कोई लोग अगर ऐसे चार्जेस करें। नहीं, बहुत सारे केसेस मैं बताता हूँ आपको। आप देखिए इन सारे मामलों में सबसे कॉमन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सुषमा के केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पंकजा मुंडे के केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वसुंधरा राजे के केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, स्मृति ईरानी के केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कैसे बताता हूं मैं? वो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन रहकर ये मामला किस चीज़ का है? उनकी डिग्री से जुड़ा हुआ मसला है। वो इस पोजीशन में है कि वो एविडेंसेस को टैंपर कर सकती हैं। उनको क्यों नहीं अपने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए? मैं सुषमा स्वराज की बात करता हूं, वो विदेश मंत्री हैं, वो एक भगोड़े को मदद कर रही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से, क्योंकि उनके पति और उनकी बेटी वकील हैं। मैं वसुंधरा राजे की बात करता हूं, वो एक ऐसे भगोड़े के साथ संबंध है उनके, उसको वो हेल्प कर रही हैं जो ईडी खोज रही है, उनको प्रवर्तन निदेशालय उनको खोज रही है। और इतना ही नहीं, वो एक फाइनेंशियल क्राइम के फ्यूजिटिव को पॉलिटिकल एजाइलम के लिए एंडोर्स कर रही है। आपको इसका मतलब पता है? विदेश नीति में इसका मतलब ये होता है, ये राष्ट्रद्रोह के बराबर है। वसुंधरा राजे जी के केस में आर्थिक मामलों में अपराधी घोषित होने वाले नरेंद्र मोदी के देश से बाहर जाने को एंडोर्स करना वसुंधरा राजे जी की तरफ से राष्ट्रद्रोह देशद्रोह के बराबर है। क्योंकि जब आप किसी को एंडोर्स करते हैं पॉलिटिकल एजाइलम के लिए, इसका मतलब ये निकाला जाता है कि आपकी अपने देश की नीतियों में, पॉलिसीज में, कानून में अब आस्था नहीं रह गई, इसलिए आप किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे देश में राजनीतिक प्रश्रय के लिए एंडोर्स कर रहे हैं। तो ये सारे मामले भ्रष्टाचार, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के गंभीर अपराध के मामले हैं। इसमें अगर आप इनको आपके जरिए अगर जनता तक आवाज नहीं पहुंचेगी, जो लोग जिम्मेदार हैं उसके लिए, वो अगर अपने पदों से नीचे नहीं उतरेंगे तो इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। वसुंधरा का इस्तीफा मांग रहे हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं, अगर वसुंधरा को दबाव डाला जाता तो वहाँ पार्टी टूट सकती है, वो सरकार गिरा सकती है। ऐसे में बीजेपी सियासी खुदकुशी आपके कहने पे क्यों करे? बिल्कुल, तो सवाल वही सवाल है बीजेपी के सामने कि वो सियासत बचाना चाहती हैं, इस्तीफे बचाना चाहती हैं कि देश बचाना चाहती हैं। एक बयान आया कि पारिवारिक संबंध थे मोदी जी के साथ, इसलिए वो मदद कर दिया। यानी परिवार बड़ा है सार्वजनिक जीवन वाले व्यक्ति के लिए कि देश बड़ा है, ये बीजेपी तय कर ले, इसके बाद शासन चलाए। मेरी तो व्यक्तिगत राय, पार्टी की राय ये नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी को अपने चारों मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए। उनको आने वाले 5 साल तक अपने पत्र बने रहने देना चाहिए, ताकि देश की जनता ये देखे और समझे कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में क्या फर्क है। अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र